की कल्पना करते हैं वह कुछ ऐसा होता है, लेकिन हकीकत में यूनिकॉर्न बिल्कुल अलग होता है। कहानी की शुरुआत में पिता एलियट और उसकी बेटी राइली अपने बॉस के घर की ओर जा रहे होते हैं। फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से उन्हें जल्दी करनी पड़ती है। एलियट एक टेक कंपनी में पीएचडी है, लेकिन पिता बेटी दोनों ही इस कंपनी से नाखुश हैं। इसी बीच बॉस का फोन आ जाता है, ऊपर से नेटवर्क भी ठीक नहीं होता। घबराहट में एलियट गाड़ी तेज दौड़ा देता है और स्पीड लिमिट पार कर जाता है। तभी अचानक सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है जो घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन पूरी तरह घोड़ा नहीं होता। एक भयानक हादसा हो जाता है। सौभाग्य से पिता बेटी दोनों सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वह जानवर मर जाता है। पास जाकर देखने पर उन्हें एहसास होता है कि वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि वही यूनिकॉर्न है जिसे लोग आमतौर पर इमोजी में देखते हैं। एलियट उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय इस डर में पड़ जाता है कि कहीं वह जेल न चला जाए। राइली उस यूनिकॉर्न की चमकती हुई टांग देखती है और जैसे ही उसे छूती है वह एक रहस्यमयी चमकदार दुनिया में खिंच जाती है, मानो तारों से भरा कोई ब्रह्मांड हो। उसे रोकने के लिए एलियट उसके सामने ही यूनिकॉर्न को स्टिक से मार मार कर कुचल देता है। बाद में वह उस मृत यूनिकॉर्न को कार की डिक्की में डालकर बॉस के घर ले जाता है। बॉस के घर उनका स्वागत बॉस का बेटा जॉस करता है और बॉस की पत्नी ब्रेंडा भी वहीं मौजूद होती है। इस बार सिर्फ घर के अंदरूनी लोग ही बुलाए गए होते हैं। जब बॉस ओडेल रास्ते के बारे में पूछता है तो राइली हादसे को याद करके कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जॉस उसके चेहरे की ओर इशारा कर तंज कसता है कि उसके चेहरे पर कुछ है। असल में वह उसके मुंहासों की बात कर रहा होता है। यह बात एलियट को बुरी लगती है और वह राइली को नीचे जाकर मुंह धोने भेज देता है। मुंह धोने के बाद राइली जैसे ही तौलिए से चेहरा पहुंचती है, एक चमत्कार हो जाता है। उसके सारे मुंहासे गायब हो जाते हैं। उधर बॉस एलियट से अपने परिवार के भविष्य की योजनाओं की बात करता है और पहले से ही पावर ऑफ अटॉर्नी और एजेंसी से जुड़े कागज तैयार कर रखता है ताकि एलियट जल्दी से साइन कर दे। लेकिन बॉस की पत्नी को यह चाल पसंद नहीं आती और वह साफ मना कर देती है। इसी दौरान राइली को फिर से बेचैनी महसूस होती है। कार में रखा यूनिकॉर्न का पैर चमकने लगता है, मानो किसी पुकार का जवाब दे रहा हो। एलियट बहाना बनाकर कहता है कि राइली बहुत बीमार है और उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन तभी कार से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सबको शक हो जाता है कि कार के अंदर कुछ है। अब सच्चाई छुप नहीं पाती। कार हिलने लगती है। एलियट बहुत सारे बहाने मारता है, लेकिन कार के हिलने की स्पीड सभी को और शक करने पर मजबूर करती है। जब सभी लोग कार के पास पहुंचे तभी एक सींग कार की छत को फाड़कर निकल आया और सबके सामने यूनिकॉर्न का राज खुल जाता है। यूनिकॉर्न भागने की कोशिश करता है, लेकिन घर की सुरक्षा करने वाली महिला उसे गोली मार देती है। अब सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं वे कानूनी मुसीबत में न फंस जाएं, लेकिन यूनिकॉर्न की दुर्लभता देखकर उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक पौराणिक जीव है। जब उन्हें पता चलता है कि यूनिकॉर्न का खून राइली के चेहरे पर गिरने से उसके मुंहासे ठीक हो गए और एलियट की आंखों की कमजोरी व एलर्जी भी खत्म हो गई, तो बॉस ओडेल के मन में एक खतरनाक लालच जन्म लेता है। उसे शक होने लगता है कि यूनिकॉर्न का खून किसी चमत्कारी शक्ति से भरा है और यहीं से असली तबाही की शुरुआत होती है। यह कहते हुए कि उसके खून से बीमारी ठीक हो सकती है, उनका रवैया पल भर में बदल गया। अब वे यह कहने लगे कि शायद उसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राइली भी अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। इस तरह यह मामला खुशी खुशी तय मान लिया गया और उससे कहा गया कि वह डॉक्टर सोंग को बुला लाए। राइली की नजर में वह पूरी तरह तड़प रहा था और खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसके पिता ने जो किया वह सिर्फ उसे बचाने के लिए था, लेकिन जिस झड़ राइली को यूनिकॉर्न की आंखों में खींच लिया गया उसे कोई असहजता महसूस नहीं हुई, मानो उसके और यूनिकॉर्न के बीच कोई गहरा संबंध बन गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे यूनिकॉर्न उसे कुछ बताना चाहता हो। राइली बोली उसे उन्हें सौंपना सही नहीं है, लेकिन एलियट ने राइली की भावनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब राइली अपनी माँ को याद करके पुरानी तस्वीरें देख रही थी तभी उसे यूनिकॉर्न वाली एक पुरानी टेपेस्ट्री दिखी। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और इसकी जांच शुरू कर दी। इधर जॉस बहुत शालीनता दिखा रहा था। उसने न सिर्फ एलियट को साथ में हॉट स्प्रिंग में नहाने का न्योता दिया बल्कि उसके साथ भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन एलियट ने साफ मना कर दिया। जॉस इतना घबरा गया कि उसने हॉट स्प्रिंग में नहाने का इरादा ही छोड़ दिया। उधर राइली को टेपेस्ट्री की असल कहानी पता चल गई। वह फिलहाल एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थी और इसकी जड़ें मध्ययुगीन काल तक जाती थीं। किंवदंती के अनुसार कभी एक नेता और उसके शिकारी यूनिकॉर्न का शिकार करने निकले थे। अपनी शक्ति की रक्षा के लिए यूनिकॉर्न ने शिकारी से भयंकर युद्ध किया। तभी उसकी मुलाकात एक शुद्ध हृदय वाली लड़की से हुई। उस लड़की ने उसके घायल मन को शांति दी। इसी कारण यूनिकॉर्न इंसानों का संरक्षक बन गया। बाद में वह पुनर्जीवित हुआ, लेकिन फिर एक योद्धा द्वारा कैद कर लिया गया। हालांकि जो कहानी पीढ़ियों तक चली वह अधूरी थी। टेपेस्ट्री की मरम्मत के बाद सच्चाई सामने आई। यूनिकॉर्न ने इंसानों से बदला लिया। जो जितना ज्यादा उसकी लालसा करता वह उतना ही विनाश से नहीं बच पाता। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस कहानी का यूनिकॉर्न अब एक भयानक प्रतिशोध शुरू करने वाला है। रात में राइली की वह अनुभूति और भी प्रबल हो गई। यह किसी सपने जैसा था, मानो वह फिर से यूनिकॉर्न से जुड़ गई हो। अगले दिन डॉक्टर सोंग अपनी टीम के साथ महिला की जांच करने आए। उन्होंने पाया कि एलियट की आंखें सामान्य थीं। प्रारंभिक शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि इस जीव की कंकाल संरचना घोड़े जैसी बिल्कुल नहीं थी। राइली ने इस मौके पर
अपने पिता को वहां से जाने की सलाह दी। वह टेपेस्ट्री की कहानी बताना चाहती थी, लेकिन एलियट ने फिर उसे रोक दिया। उसने कहा, पहले इस जीव की अद्भुत क्षमताओं को सुन लेते हैं। जांच में पाया गया कि उसके खून में सचमुच घाव भरने की शक्ति है और उसके रीढ़ के हिस्से से अब भी जैव विद्युत संकेत निकल रहे थे। आमतौर पर ऐसे संकेतों का समाप्त होना मृत्यु का संकेत होता है, लेकिन यह मामला डॉक्टर सोंग को चकित कर गया। इधर ओडेल पहले ही सब्र खो चुका था। उसकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची थी। उसने इंतजार करने के बजाय सीधे रीढ़ के हिस्से को पीसकर पाउडर बना दिया। कई परीक्षणों के बाद वह द्रव ओडेल को दे दिया गया। हर जीवित प्राणी विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ता है और मृत शरीर का विकिरण आमतौर पर कमजोर होता है, लेकिन इस रीढ़ का विकिरण और भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसका मतलब था कि यह अब भी सक्रिय था। राइली उस जगह गई जहां वह पिछली रात गई थी। उसने पेड़ पर ऐसे निशान देखे जो यूनिकॉर्न के पंजों जैसे लग रहे थे। अचानक उसने दहाड़ सुनी और समझ गई कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कुछ समय बाद एलियट ने आकर बॉस को उसके ठीक होने की बधाई दी। यह सुनकर बॉस बेहद खुश हुआ। आभार स्वरूप उसने कहा कि चाहे वह जिए या नहीं, ये एजेंसी अब एलियट की ही होगी। बात अभी चल ही रही थी कि जॉस ने देखा उसके पिता खड़े हो गए। ओडेल ने फिर से अपनी पुरानी ताकत दिखा दी। उसने छड़ी फेंक दी और आत्मविश्वास से मुस्कुरा दिया। अब साइकिल से हमेशा के लिए छुटकारा। डॉक्टर सोंग ने फिर नमूने लिए। ओडेल की हालत न सिर्फ बेहतर हुई थी, बल्कि उसकी लाइलाज बीमारी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। ओडेल को ऐसा जोश महसूस हुआ जो उसने कभी नहीं किया था, मानो फिर से जवानी लौट आई हो। लेकिन लालच में अंधा ओडेल यही नहीं रुका। वह सारे नमूने मुख्यालय ले जाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता था। हालांकि यह प्रकृति की देन थी जिसे तकनीक पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। इससे ओडेल गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने धमकी दी, अगर डॉक्टर सोंग नतीजे नहीं लाए तो घर लौट जाए। फिर उसे एक और चाल सूझी, मांग को आपूर्ति से कम रखकर दाम बढ़ाना और काला धन कमाना। सब अपने अपने रास्ते ढूंढने लगे। एलियट भी मोटी रकम की योजनाओं से बदल गया। उसे लगा कि अब जिंदगी भर कोई चिंता नहीं। जॉस तो यूनिकॉर्न के खून को शराब में मिलाकर पीने लगा। वे अमरता का जश्न पहले ही मना रहे थे। राइली ने उन्हें फिर चेताया, यह सब गलत है। उसने टेपेस्ट्री और यूनिकॉर्न की कहानी बतानी चाहिए। अगर किंवदंतियों का यूनिकॉर्न सच में मौजूद है तो उसका बदला भी सच हो सकता है, लेकिन हाथ लगे सोने को कौन छोड़ता है। राइली कितना भी समझाए कि यह विनाश लाएगा, इस परिवार ने एक न सुनी, बल्कि वे अपने लालच को भलाई का नाम देते रहे। आखिर कौन नहीं जानता उनका असली मकसद क्या है। जब उसके शव को स्थानांतरित किया जा रहा था, तभी दूर से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। उपकरणों की प्रतिक्रियाएं और भी तीव्र हो गईं और हस्तक्षेप के कारण मोबाइल फोन भी बंद हो गए। राइली स्थिति देखने गई। गरज और दहाड़ के बीच आसमान में बैंगनी रंग की लेजर जैसी रोशनी फैलने लगी। यूनिकॉर्न पहले ही भड़क चुका था और यह दहाड़ साफ बता रही थी कि वह बहुत पास आ चुका है। सोंग को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। तभी उसे आर पार भेद देने वाली एक घातक झप्पी मिली। डॉक्टर वहीं जमीन पर ढेर हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। यह देखकर ओडेल ने जॉस को आदेश दिया कि यूनिकॉर्न के शव को वापस कमरे में ले जाया जाए। उसके विशालकाय आकार और डरावनी आवाज को देखकर एलियट ने फौरन अपनी बेटी को कार में छिपने को कहा और राइली समय रहते कार तक पहुंच गई। यूनिकॉर्न ने मुंह खोलकर हमला किया, मगर पिता ने समय रहते दूसरी ओर से बेटी को बचा लिया। सुरक्षा कर्मियों की गोलियों ने यूनिकॉर्न का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन उसका अंजाम भयानक था। एक का सिर कुचल दिया गया। एलियट और राइली कार के नीचे छिपे रहे, सांस तक दबाए। एलियट राक्षस का ध्यान भटकाना चाहता था, मगर राइली अपने पिता को खतरे में डालने का साहस नहीं कर पाई और उसका ध्यान भटकाने के लिए खुद ही बाहर आ गई। आखिरकार राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। यह एक बेहद विशाल यूनिकॉर्न था। तभी ऐसा लगा मानो उसे राइली से बच्चे की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। उग्र यूनिकॉर्न धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपना चमकदार सींग आगे बढ़ाया, मानो राइली से संवाद करना चाहता हो। लेकिन तभी कानों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कई लोग मारे गए, पर ओडेल के चेहरे पर न डर था न पछतावा। उल्टा उसने भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया और खुद टीम का नेतृत्व करते हुए जंगल के भीतर यूनिकॉर्न का शिकार करने निकल पड़ा, उसका पैर वापस लाने के लिए। जमीन पर फैले खून को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि यूनिकॉर्न ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। राइली नहीं चाहती थी कि उसका पिता इनके साथ मिलकर गुनाह करे, मगर बड़ों की दुनिया अक्सर मजबूरियों से भरी होती है। उधर जॉस के मन में टेढ़े ख्याल आने लगे। जब यूनिकॉर्न का पैर इतना चमत्कारी है तो शायद वह उसे भी फिर से ताकतवर बना सकता है, लेकिन उसने इंजेक्शन का रास्ता नहीं चुना। इसी बीच शोधकर्ता लूपसी ने पाया कि यूनिकॉर्न के शव में सड़न का कोई निशान नहीं था। इतना ही नहीं, उसका सींग लगातार एक तरह की निम्न आवृत्ति तरंगें छोड़ रहा था। लगता था जैसे यह जीव मरता ही नहीं। जॉस ने उसे आदेश दिया कि सींग को सीधे आरी से काट दिया जाए, शायद तभी यूनिकॉर्न पूरी तरह मर जाए। ओडेल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने घायल यूनिकॉर्न को ढूंढ निकाला। वह जमीन पर पड़ा था, मानो अब प्रतिरोध करने की ताकत न बची हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खतरा सिर पर है। अचानक सैनिकों के हाथ में मौजूद हीट सेंसर अलार्म बजाने लगे और एक सैनिक का वहीं दी एंड हो गया। एलियट ने नाइट विजन उठाया और डर से चारों ओर देखने लगा। दहशत में डूबे दोनों लोग जान बचाकर भागे और किसी तरह वापस विला पहुंच गए, मगर यूनिकॉर्न भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। दरवाजा बंद करने का मौका नहीं मिला और यूनिकॉर्न भीतर घुस आया। तभी एक दूसरा यूनिकॉर्न उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ओडेल ने जबरन शांत रहने की कोशिश की, यहाँ तक
तक कि उग्र यूनिकॉर्न को मनाने लगा और हैरानी की बात यह रही कि उसका असर भी हुआ। लेकिन अगले ही पल सींग ओडेल के सिर के आर पार हो गया। बटलर ने तुरंत मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। राइली ने यूनिकॉर्न के शव को बाहर निकाला ताकि उसे उसके माता पिता को लौटा सके, लेकिन बिजली गुल होने के कारण विला का स्वचालित गेट खुल नहीं पा रहा था। गाड़ी बाहर नहीं जा सकती थी जब तक कोई बाहर के गोदाम में जाकर उसे हाथ से न खोले। सवाल था, ये काम कौन करेगा? जॉस ने यूनिकॉर्न के सींग को एक जार में रखा और फिर दो दलों में बट गए। लूपसी शव को धकेलते हुए आंगन में पहुंची ताकि दोनों खूंखार जीवों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उधर बटलर दूसरे रास्ते से गोदाम पहुंचा और हाथ से गेट खोलने लगा, लेकिन यूनिकॉर्न के माता पिता को एहसास हो गया कि उनके बच्चे का सींग गायब है। गुस्से से भरी मादा यूनिकॉर्न लूपसी की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे लूपसी मुड़कर भागी, मगर उसकी जेब से एक शीशी गिर पड़ी, वही जिसे उसने चोरी छिपे संभाल कर रखा था, क्योंकि बस यही उसकी बाकी जिंदगी सुरक्षित कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दोनों यूनिकॉर्न गायब थे। तभी सबकी नजर यूनिकॉर्न पर पड़ी। उन्होंने लूपसी को पकड़कर उसके दो टुकड़े कर दिए। घबराहट में सभी लोग वापस विला लौट आए, लेकिन जॉस ने सबको शांत रहने को कहा। दरअसल कुछ समय पहले उसने फिर से यूनिकॉर्न का पाउडर अपनी पाइप में डाला था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इससे एक नया असर सामने आएगा। जिसका IQ कभी 250 था, उसका दिमाग इस वक्त असाधारण रूप से साफ और सतर्क था। लूपसी द्वारा शोध की गई चीजों से उसे यूनिकॉर्न को पकड़ने का तरीका मिल गया। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि एक बेहद चुस्त प्राणी को केवल एक ही चीज में उलझाया जा सकता है। जॉस को यकीन था कि राइली समझ चुकी है कि वह चीज क्या है। राइली का पिता यह देखकर टूट गया कि वे उसकी बेटी को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब और सहन न कर पाने पर एलियट ने तुरंत इस्तीफा देने का फैसला किया और राइली को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन जॉस ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। यूनिकॉर्न घर के बाहर ही था। लगातार होती टक्करों से सभी लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक दूसरा यूनिकॉर्न रास्ता रोक चुका था। एलियट अपनी बेटी को लेकर ऊपर भाग गया, जबकि जॉस अपनी माँ के साथ नीचे एक कोने में छिप गया। तभी उसे एहसास हुआ कि सींग वाला जार पास ही छूट गया है। इतने लोगों की मौत उसी की वजह से हुई थी। जॉस ने जूता उठाकर पियानो की ओर फेंका। तेज आवाज ने सचमुच यूनिकॉर्न का ध्यान भटका दिया। वह तुरंत जार उठाकर माँ के साथ भागते हुए बार काउंटर के पीछे छिप गया। वहीं उसे एक जीज और छन मिली। खतरे से खेलने वाला विल अब बचे हुए दोनों यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहता था। माँ को लगा वह पागल हो गया है, लेकिन जैसे ही जार खोला गया, सींग गायब था और कुछ देर बीती, बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सब लोग डरते डरते बाहर झांककर देखने लगे। तभी किताबों की अलमारी के पार से हल्की सी दस्तक की आवाज आई। ब्रेंडा ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अगले ही पल सींग उसके शरीर में उतर गया। उसी समय बाहर यूनिकॉर्न और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। अचानक एलियट ने वह गायब जानवर का सींग निकाल लिया। तब उसने सच्चाई बताई। उसकी पत्नी की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इन्हीं सालों में उसने कड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि बेटी की भावनाओं को भी नजरअंदाज किया, बस ताकि ऐसी नौबत दोबारा न हो। राइली अब अपने पिता की मजबूरी समझ चुकी थी, लेकिन तभी बाहर खड़ा यूनिकॉर्न पूरी तरह बेकाबू हो गया। वह किसी भी पल घर में घुसने वाला था। दोनों तेजी से बालकनी की ओर भागे। एलियट दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही यूनिकॉर्न ने दरवाजा तोड़ा, एलियट ने उसे दूसरी दिशा में बहकाया। राइली बालकनी से झाड़ियों में कूद गई, लेकिन जॉस ने उस पर कंपाउंड बो तान दी। बेबस राइली को चौक के बीच बैठना पड़ा। जॉस अब भी उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा नहीं छोड़ पाया था। अचानक कांच के दरवाजे टूटने की आवाज आई। पूरा काला यूनिकॉर्न दहाड़ता हुआ राइली की ओर बढ़ा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मानो अगले ही पल उसका पेट फाड़ दिया जाएगा। दूसरा यूनिकॉर्न भी वहां आ गया, लेकिन उसने सिर्फ राइली को सूंघा और फिर जमीन पर लेट गया। इतने मासूम और पवित्र जीवों के सामने भी जॉस बेरहमी से उनके हाथ पैर बांधने में जुटा रहा। अब एलियट और सहन नहीं कर पाया। उसने जॉस के सीने में सींग मार दिया। उधर से जॉस ने भी एलियट को चाकू मार दिया। उनकी आवाजों से यूनिकॉर्न जाग गया। जॉस ने एक तीर उठाया और मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन यूनिकॉर्न की एक लात ने उसे धराशायी कर दिया। दूसरी ओर एलियट की कमर से खून लगातार बह रहा था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। राइली गहरे दुख में डूब गई। तभी यूनिकॉर्न ने एलियट को अपने मुंह में उठाया और उसे अपने बच्चे की लाश के पास ले गया। फिर उन्होंने अपने सींग आपस में छुए। आकाश से एक बिजली कौंध उठी। अगले ही पल एलियट और उनका बेटा जिंदा हो गए। वह तीनों हल्के कदमों से जंगल की ओर दौड़ पड़े। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, लेकिन इस भावुक पल में ही बटलर पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। मुख्य संदिग्ध होने के कारण उन दोनों को शायद उम्र कैद हो सकती थी। तभी तीनों यूनिकॉर्न तेजी से पुलिस की गाड़ियों की ओर भागते हुए आए। स्थिति भांपते ही दोनों लोगों ने फौरन सीट बेल्ट बांध ली। यूनिकॉर्न ने पुलिस की गाड़ी को धक्का दे दिया और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।